चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला केस है रेडॉक्स रिएक्शन का एन फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना एक एक पॉइंट, ठीक। तो इसमें पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं केस वन, इसमें भी अलग अलग केसेस हैं। केस वन स्टार्ट कर रहा हूं। केस वन क्या है? when only one atom undergoing either oxidation और रिडक्शन, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या रिडक्शन हो रहा होगा। मतलब एक्चुअली होता क्या है, आपको रिडॉक्स रिएक्शन तो पूरी दी जाती है, लेकिन आप उसमें से या तो ऑक्सीडेशन वाले पार्ट या रिडक्शन वाले पार्ट का ही निकालते हो। मतलब आपको हाफ हाफ रिएक्शन करनी होगी। हाफ हाफ रिएक्शन का यहां मतलब क्या है, जैसे कोई भी आपको रिएक्शन दे रखी, जैसे मान लो मुझे दे रखा है MnO4 नेगेटिव, ध्यान से देखना, प्लस I-, इससे बन रहा है Mn2 प्लस और I2। तो आपको ओवरऑल पूरी रिएक्शन भी दे सकते हैं, या आपसे ये बोल देंगे कि MnO4 माइनस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस में, या I- जो है वो कन्वर्ट हो रहा है I2 में। ऐसा आपको आधी आधी रिएक्शन करके भी दे सकते हैं कि बताओ भाई यहां पर इसका एन फैक्टर या इक्विवेलेंट वेट, यहां इसका एन फैक्टर या इक्विवेलेंट वेट, या रिएक्शन देके पूछ लेंगे MnO4 माइनस का एन फैक्टर या इक्विवेलेंट वेट बताओ। तो रिएक्शन पूरी भी दे सकते हैं और आधी आधी रिएक्शन भी दे सकते हैं। इसको बोलते हैं अपन कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि अनबैलेंस है। इसको मैं बाद में बैलेंसिंग भी सिखाऊंगा आपको। कंप्लीट रिएक्शन है ये, और ये क्या है? हाफ रिएक्शन है। ये क्या है? हाफ रिएक्शन है। ये वाली और ये वाली हाफ रिएक्शन बोलते हैं, और ये कंप्लीट रिएक्शन है। समझ गए बात को? चलो अब मैं आपको बता रहा हूं, अपन यहां पर हाफ हाफ रिएक्शन का सीख लेंगे तो आसान पड़ेगा हमारे लिए। कंप्लीट रिएक्शन भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम उसमें से अलग अलग हाफ करके निकाल लेंगे, वो भी मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, अगर हाफ हाफ रिएक्शन दी है तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे यही दे रखा होता, क्या? MnO4 माइनस से Mn+2, बताओ एन फैक्टर क्या है, इक्विवेलेंट वेट क्या है, या एन फैक्टर क्या है इसका, MnO4 माइनस का, रिएक्टेंट का, ठीक है। ध्यान से देखना, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरा, सोचो कैसे निकालते थे। x मानते थे, एवरेज निकालना आपको यहां पर, x -8 इज इक्वल टू -1 मतलब +7, और यहां चमकता हुआ +2 दिख ही रहा है। मुझे चेंज बताओ कितने का है? 7 से 2 कितने का चेंज है? 7 से 2 आ रहे, कितने का चेंज है? 5 का चेंज है। आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस का टेंशन नहीं लेना। 7 से 2 5 ले लो, ठीक है। 5 का चेंज है, इनटू कितने Mn एटम है, जिस तरफ का भी एन फैक्टर निकालना है, आप यहां का भी निकाल सकते हो, यहां का भी निकाल सकते हो। बहुत ध्यान से समझना बात को, आप रिएक्टेंट का भी एन फैक्टर निकाल सकते हो, प्रोडक्ट का भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम आपसे रिएक्टेंट का पूछते हैं, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन रिएक्टेंट से बताऊंगा, और कुछ क्वेश्चन अपन प्रोडक्ट वाले भी एंड में कर लेंगे। टॉपिक के सी के एन फैक्टर जब समझेंगे, उसके एंड में जब इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो मैं प्रोडक्ट का भी सिखा दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, अभी रिएक्टेंट का देखो। तो मुझे बताओ रिएक्टेंट यहां कितने हैं? Mn एटम बताओ यहां कितने हैं? 1, तो 5 × 1 कितना हो गया? 5। तो मैंने किया क्या यहां पर मैंने ये लगाया, एन फैक्टर इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मॉड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। जिस भी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है वो ले लो, और नंबर ऑफ एटम ले लो, ये कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, फिर सुन लो। एन फैक्टर इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ एटम, बस ये कर देना आप। इसका निकाल लिया हमने, 5 आया MnO4 नेगेटिव का, ठीक है। तो अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट लिखना होता किसका, MnO4 2 नेगेटिव का इक्विवेलेंट वेट आ जाता m/5। चलो इसका निकाल लेते हैं। I- से I2 बैलेंस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो रिएक्शन दी है उसी में ही निकालते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या है? I- और इससे क्या है? I2। ध्यान रखना, बैलेंस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकालो। यहां -1 है, यहां 0 है, कितने का चेंज है? 1 का चेंज है, इनटू कितने आयोडीन लेफ्ट साइड? 1। तो नेट क्या आ गया? 1। तो एन फैक्टर इसका 1 आया, तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया? मॉलिक्यूलर वेट I-, चलो आयन है, मतलब एटम ले लेते हैं अपन इसको, तो मैं इसके लिए लिख देता हूं एटॉमिक वेट इसका डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ऐसा। समझ रहे हो बात को? फिर से सुन लो, बहुत सिंपल है, मैं कुछ एग्जांपल से भी आपको समझा दूंगा। कभी भी आपको रिएक्शन या तो फुल देंगे या हाफ दे देंगे।
फुल दिया है तो उसमें से भी हमें हाफ हाफ ही कंसीडर करना है, इसको और इसको देखेंगे, इसको और इसको देखेंगे। अगर आधा आधा दिया है तो बस इसको इसको ही देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। और एन फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम कर दो, काम हो जाएगा। यहां देखना जरा ध्यान से, रिएक्टेंट का पूछा आपसे, ठीक है क्वेश्चन में, मुझे कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ, जिसकी चेंज होगी वही लेना है। आप बोलोगे सर ऑक्सीजन क्यों नहीं ले रहा, ऑक्सीजन की चेंज थोड़ी हो रही है। तो कार्बन की यहां बताना कितनी है, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू -2 +3 आ जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 +4 आ जाएगा। तो +3 से +4 कितने का चेंज, 1 का चेंज, इनटू कितने कार्बन लेफ्ट साइड 2, तो 1 × 2 कितना हो गया 2। इस तरीके से चलना है। तो इक्विवेलेंट वेट आपका आ जाएगा रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट मतलब R लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट रिएक्टेंट का आ जाएगा m / 2। ऐसे करना है आपको, समझ रहे हो बात को। अगला देखो, iO3 माइनस में आयोडीन का निकालो जरा, x माइनस 6 इज इक्वल टू -1 +5 और ये 0, +5 और 0 कितने का चेंज है, 5 का चेंज है। कितने आयोडीन लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट की साइड, बैलेंस नहीं करना, डायरेक्ट देखना है कितने आयोडीन लेफ्ट साइड, 1, तो 5 × 1 5। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू आ गया m/5। मॉलिक्यूलर वेट आप सबका निकाल सकते हो। NO3 माइनस, ध्यान से देखना जरा, नाइट्रोजन का निकाल के बताओ मुझे, x माइनस 6 इज इक्वल टू -1 +5, x + 3 इज इक्वल टू 0 -3, +5 से -3 कितने का चेंज है, 2 का नहीं है 8 का है, ध्यान से। +5 से -3 कितने का चेंज है, 8 का चेंज है। तो 8 इंटू रिएक्टेंट की साइड कितने नाइट्रोजन 1, तो 8 × 1 8 हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू m/n फैक्टर। बहुत आसान है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम लिख लो, आंसर आ जाएगा। Zn का देखना जरा, 0 से यहां क्या आएगा +2, कितने का चेंज है, 2 का चेंज, कितने Zn लेफ्ट साइड 1, तो 2 × 1 2। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू m/2। तो बहुत सिंपल चीज है, बस बहुत ध्यान से देखना आप, क्या m/n फैक्टर करना है। n फैक्टर कैसे निकालोगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू मॉड लगा दिया, इनटू नंबर ऑफ एटम्स ले लो। चलो थोड़ा सा आइडिया देता हूं, मान लो अगर मुझे यहां पर पूछते इक्विवेलेंट वेट ऑफ प्रोडक्ट बताओ, तो चेंज तो वही रहता, चेंज कभी चेंज नहीं होता। क्या बोला मैंने, चेंज जो निकालते हो ना भाई, 3 से 4 1 का चेंज, 4 से 3 1 का चेंज, तो चेंज कभी चेंज नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां चेंज तो वही है, बस नंबर ऑफ एटम चेंज हो जाएंगे। क्या यहां 2 थे तो आपने 1 × 2 किया, अगर मुझसे CO2 का पूछते तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करता, तो इसका n फैक्टर 1 आ जाता, समझ रहे हो, तो उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाता m/1। अगला देखना, अगर मुझे इसका पूछते तो 5 का चेंज तो चेंज सेम ही रहता, और यहां 2 एटम है तो यहां 2 से मल्टीप्लाई तो 10 हो जाता, तो m/10 इसका आ जाता। इस तरीके से हम प्रोडक्ट का भी निकाल सकते हैं। अभी आपको रिएक्टेंट का पूछा, 90% से भी ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं उसमें रिएक्टेंट ही पूछते हैं, 1-2 क्वेश्चन ही प्रोडक्ट के पूछे होंगे, ठीक है। तो उसका आपको मैंने बता दिया, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। फटाफट से इसको नोट करो, फिर केस 2 पे चलते हैं। केस 2 पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट आपको एन फैक्टर ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे KMnO4 और K2Cr2O7 के, तो वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से लिखना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। K2Cr2O7, K2Cr2O7 ये Cr+3 में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में, ध्यान रखना, मीडियम का भी ध्यान रखना जरूरी है यहां पर। तो K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में Cr+3 में कन्वर्ट होता है। तो अगर आपसे K2Cr2O7 का इन फैक्टर पूछे तो क्या बोलोगे, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर बताना जरा क्या है, 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0 +6, यहां क्या है +3। 6 से 3 कितने का चेंज है, 3 का, इंटू कितने Cr लेफ्ट साइड, ये 2 Cr, तो 3 × 2 कितना हो गया 6। तो K2Cr2O7 का इक्विवेलेंट वेट जो है वो कितना आ गया, m/6, क्योंकि इसका एन फैक्टर क्या आया, 6 आया। तो ध्यान रखना, K2Cr2O7 का एन फैक्टर आपसे पूछे तो हमेशा ध्यान रखो 6 होता है। K2Cr2O7 का 6 होता है, याद कर लो। और K2Cr2O7 में Cr क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है ना +6, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका एन फैक्टर 6 है और इक्विवेलेंट वेट m/6 है। मॉलिक्यूलर वेट इसका आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगला देखना जरा, एक K2Cr2O7 इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, और एक KMnO4। KMnO4 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। KMnO4 एक्चुअल में अलग अलग मीडियम में अलग अलग एन फैक्टर दिखाता है। क्या, ध्यान से देखना जरा, अगर KMnO4 लिखा हुआ आपका बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में KMnO4 कन्वर्ट होता है K2MnO4 में। मैं हाफ ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है, इसलिए आपको बैलेंस नजर नहीं आएगी।
तो KMnO4 से K2MnO4 बन रहा है, यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहां इसका +6 से निकाल सकते हो आप। 7 से 6 कितने का चेंज है? 1 का, इंटू कितने Mn लेफ्ट साइड? 1, तो नेट चेंज कितने का? 1 का। तो बेसिक मीडियम में KMnO4 K2MnO4 बनाता है, आपको याद भी करना है प्रोडक्ट, ठीक है। और n फैक्टर क्या होता है? 1, तो इसका n फैक्टर क्या है? 1। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1, और इसका मॉलिक्यूलर वेट पुट कर दो और डिवाइड बाय 1 कर दो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका KMnO4 का फर्स्ट। सेकंड देखना KMnO4 में, अगर ऐसा लिखा है KMnO4 न्यूट्रल मीडियम है या फिर लिखा है अल्कलाइन, ठीक है, न्यूट्रल लिखा है या स्लाइटली अल्कलाइन या अल्कलाइन लिखा है, तो अल्कलाइन जो होता है ना, स्लाइटली अल्कलाइन या अल्कलाइन, वो न्यूट्रल की कैटेगरी में ही आता है, और इसमें MnO2 बनाता है KMnO4। अगर तुम्हारे पास बेसिक मीडियम लिखा है या स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन लिखा है तब तो ये बनाओगे, ठीक है, और अगर न्यूट्रल या अल्कलाइन लिखा है तो MnO2 बनाओगे। तो यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 और यहां +4, नेट चेंज कितने का? 3 का। Mn लेफ्ट साइड 1 है, तो नेट चेंज 3 हो गया, तो n फैक्टर इसका 3 हो गया। इक्विवेलेंट वेट हो गया क्या? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3, इस तरीके से। तो ये आपको याद भी करनी है रिएक्शन, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कईयों बार आई है एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है KMnO4 और K2Cr2O7। तो KMnO4 अगर आपके पास लिखा है एसिडिक मीडियम, क्या लिखा है? एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में ये Mn+2 1,2+ बनाता है, और Mn+2 में इसमें चेंज देख लो कितना आ रहा है, 7 से 2 कितने का चेंज है? 5 का चेंज है, और Mn लेफ्ट साइड 1 है, तो नेट चेंज 5 का, तो इसका n फैक्टर क्या हो गया? 5, और इक्विवेलेंट वेट हो गया m/5। अब इसकी मेन बात ये आती है कि इसके n फैक्टर याद करने की ट्रिक भी है अपने पास, तो बता देता हूं तो आपको याद हो जाएगा। भाई बाकी लोगों से आप लोग थोड़े अलग हो ना, आप अपने पास पढ़ रहे हो, ठीक। तो BNA ऐसे याद रखना, 135 बना, सही है, 135 बना। 135 बना का मतलब क्या हो गया? B मतलब बेसिक, N मतलब न्यूट्रल, और इसमें ध्यान रखना अल्कलाइन भी है, A मतलब एसिडिक, बेसिक न्यूट्रल एसिडिक 135 बना, ठीक है। और K2Cr2O7 ऑलवेज 6, ये ध्यान कर लो आप, K2Cr2O7 ऑलवेज 6, तो आपको इसके n फैक्टर याद हो गए। तो K2Cr2O7 ऑलवेज 6 और KMnO4 135 बना, खत्म हो गया काम, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो। अब हम केस 2 स्टार्ट करेंगे, नोट कर लो इसे। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, केस 2 पे चलते हैं। केस 2 क्या कह रहा है यहां पर, ध्यान से पढ़ो। व्हेन 2 और मोर एटम्स अंडरगोइंग आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। पहले केस में क्या था? एक ही एटम था, उसमें ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो। अब क्या है? 2 एटम हो या उससे ज्यादा एटम हो, उनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, या तो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझो, FeC2O4, इससे बन रहा है Fe+3 और CO2। तो अब जरा ध्यान देना, FeC2O4 में ऑक्सीडेशन नंबर Fe की और कार्बन की क्या है वो निकालेंगे। तो FeC2O4 को ब्रेक कर लो। FeC2O4 जो है, FeC2O4 जब ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक होगा Fe2+ में और C2O4 2- में, मतलब Fe पर +2 चार्ज है और C2O4 पर, इस पूरे पर क्या है? -2। अगर इस पूरे पर -2 है तो यहां से आप अलग से कार्बन की निकाल लो। कैसे? 2x - 8 = -2, तो x यहां से आ जाएगा +3, सॉल्व करोगे तो इस कार्बन की क्या हो गई? +3। ऑक्सीजन की तो -2 यहां भी और यहां भी है, तो मत लिखो, उसकी चेंज नहीं हो रही है। तो आयरन +2 से कहां जा रहा है? +3 पर जा रहा है, ठीक है। तो +2 से +3 क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। कितने का चेंज है? 2 से 3, 1 का चेंज। और कितने आयरन एटम है? 1, तो आयरन का n फैक्टर हो गया 1, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूं n फैक्टर 1, तो n फैक्टर 1 हो गया, n फैक्टर 1 हो गया। यहां कार्बन क्या है? +4, ध्यान से देखना जरा, कार्बन +3 से कहां जा रहा है? +4, तो 3 से 4 पर जाने का मतलब कितने का चेंज? 1 का चेंज। और यहां कार्बन कितने लगे हैं? 2, तो 1 × 2 कितने का चेंज हो गया? 2 का चेंज। इसको बोल रहा हूं मैं n फैक्टर 2, कितना आ गया ये? 2। तो n फैक्टर 1 है, n फैक्टर 2 है। नेट n फैक्टर जब आप निकालोगे FeC2O4 इसका, तो ये आता है n फैक्टर 1 + n फैक्टर 2। अगर इससे भी ज्यादा एटम ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे होते तो हम उसको भी ऐड कर देते हैं। अभी 2 हैं तो 2 वाला ही यूजुअली आपको मिलेगा। तो 1 + 2 कितना हो गया?
3, तो FeC2O4 का एन फैक्टर क्या हो जाता है? 3 होता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना जरा। FeS2 में जरा मुझे Fe की और सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्या? सल्फर यहां पर -1 होता है, ठीक है, पायराइट होता है ये, इसको आयरन पायराइट बोलते हैं। पायराइट क्या है? परऑक्साइड जैसा है, पायराइट परऑक्साइड जैसा है। परऑक्साइड क्या होता है? O2 नेगेटिव होता है, और पायराइट क्या होता है? S2 नेगेटिव होता है। तो सल्फर पे -1 और ऑक्सीजन पे -1 इंडिविजुअल एटम के लिए देखोगे तो यहां अगर सल्फर -1 है तो Fe क्या हो जाएगा? +2। यहां Fe क्या आएगा? +3। यहां सल्फर क्या आएगा? +4। यहां तो नॉर्मल आप निकालते हो, इसका आप याद रखना। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, 2 से 3 कितने का चेंज है? 1 का चेंज। कितने आयरन? 1 आयरन, तो नेट क्या हो गया? 1। ये एन फैक्टर 1 मान लो। सल्फर -1 से कहां जा रहा है? +4 में। कितने का चेंज? 5 का चेंज। -1 से +4 5 का चेंज है। ठीक है, -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाओगे। कितने सल्फर हैं? 2, तो नेट चेंज कितने का? 10 का। तो एन फैक्टर 1 1 हो गया, एन फैक्टर 2 10 हो गया, तो नेट एन फैक्टर क्या हो जाएगा? एन फैक्टर 1 प्लस एन फैक्टर 2, तो नेट आएगा 11। ऐसे करना है आपको। ठीक है, अगला देखना जरा, Cu2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2। अगर सल्फर यहां, क्योंकि ये सल्फाइड है, ये पायराइड नहीं है, ध्यान रखना, ये सल्फाइड है, तो -2, यहां सल्फर क्या है? +4 निकाल लोगे आप। अगर सल्फाइड में -2 आ रहा है सल्फर, तो कॉपर क्या हो जाएगा? +1। 2x - 2 = 0। और यहां कॉपर क्या है? +2। तो कॉपर +1 से +2 कितने का चेंज? 1 का चेंज। कितने कॉपर? 2 कॉपर। नेट चेंज कितने का? 2 का। सल्फर यहां -2 से +4 जा रहा है, तो -2 से +4 कितने का चेंज है? 6 का चेंज है। कितने सल्फर? 1, तो नेट चेंज कितने का हो गया? 6 का। तो एन फैक्टर 1 प्लस एन फैक्टर 2, तो 2 + 6 क्या हो जाएगा? 8। तो इसका एन फैक्टर 8 आ गया। इस तरीके से करना है आप। ठीक है, आप देख लो, आयरन यहां +2 से +3 ऑक्सीडाइज हो रहा था, सल्फर -1 से +4 ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहां दोनों एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, यहां भी दोनों एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। यहां देखना अगला वाला, Fe2SO4 होल थ्राइस में ब्रेक कर लो आप। Fe को अलग करो, SO4 को अलग करो, तो Fe के पास कितना चार्ज आएगा? +3। जो यहां 3 है वो यहां आता है, जो 2 है वो यहां आएगा। SO4 पे टोटल चार्ज -2 होता है, तो सल्फर पे क्या आ जाएगा? +6। SO4 2 नेगेटिव को अलग से सॉल्व कर लो, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर उसमें। यहां Fe क्या है? +2, और सल्फर क्या है? +4। ध्यान से देखना, 3 से 2 कितने का चेंज है? 1 का चेंज है। कितने आयरन है इधर? 2, तो नेट चेंज कितने का आया? 2 का आया। सल्फर +6 से +4 कितने का चेंज है? 2 का। कितने सल्फर है यहां पर? 3, यहां 3 लगा है ना, तो नेट चेंज कितने का हो गया? ये 6 का। तो 2 + 6 एन फैक्टर = एन फैक्टर 1 प्लस एन फैक्टर 2, नेट क्या आ गया? 8 आ गया। यहां पर दोनों एटम में रिडक्शन हो रहा था, Fe भी रिड्यूस हो रहा है और सल्फर भी रिड्यूस हो रहा है। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा एटम या ऑक्सीडाइज हो या रिड्यूस हो, तो आपको उनका इंडिविजुअल एन फैक्टर निकाल के ऐड कर देना। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे आपको अगर कंबाइंड फॉर्मूला दे दिया तो इसका कैटायन एनायन में ब्रेक करना आपको आना चाहिए। ठीक है, और इसका आप याद रखना, FeS2 आयरन पायराइड में सल्फर -1 होता है। अगर आप यहां सल्फर -2 ले लोगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। FeS2 आयरन पायराइड, सल्फर -1। ठीक है, नोट करो केस 2, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं केस 3 पर। ये वाला नीट और जेई मेन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है केस, लेकिन फिर भी अपन कवर कर लेते, छोटा सा ही है। क्या कह रहे हैं इसमें? व्हेन ओनली वन एटम अंडरगोइंग आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहां तक तो केस 1 जैसा ही है ये, बट अपीयर्स इन 2 प्रोडक्ट विद सेम ऑक्सीडेशन नंबर। यहां थोड़ा चेंज हो गया, तो ये केस 3 जो है ना, वो केस 1 जैसा ही है। जैसे अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखूं कि K2Cr2O7, K2Cr2O7, इससे बन रहा है Cr+3, ये एक प्रोडक्ट हो, और दूसरा भी कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें क्रोमियम +3 में हो। जैसे मान लो एक बन गया CrCl3 और एक Cr2SO4 होल थ्राइस, तो दोनों में ही Cr+3 होगा। मतलब यहां पर 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं और सेम ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है उसमें, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, केस 1 जैसा ही करना है। यहां से कोई भी एक ले लो, और यहां +6 ऑक्सीडेशन नंबर, इनमें से कोई भी एक ले लो, +3, और जैसे आप निकालते हो 6 से 3 कितने का चेंज? 3 का। कितने Cr? 2, नेट चेंज 6 का, तो एन फैक्टर आ गया 6। दूसरे प्रोडक्ट की आप टेंशन मत लो। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे ये देखना, MnO4 नेगेटिव, +7 से +2, और ये भी क्या है? +2, तो कोई भी एक ले लो, वहां से आंसर आ जाएगा। 7 से 2 कितने का चेंज? 5 का चेंज। कितने Mn? 1, नेट चेंज कितने का? 5, तो एन फैक्टर क्या हो गया आपका? 5। तो बड़ा सिंपल सा है ये, केस 1 जैसा ही है, बस यहां पर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे और उनमें ऑक्सीडेशन नंबर उसकी सेम रहेगी। डिफरेंट प्रोडक्ट इन द सेंस CrCl3, Cr2SO4 होल थ्राइस। मान लो यहां बना MnCl2, MnSO4, इस टाइप से।
लेकिन उसमें जो एलिमेंट होगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, सेम होगी। ठीक, फटाफट से नोट करो, फिर इसी में ही थोड़ा एडिट करेंगे, यहां सेम की जगह डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए तो क्या होगा, सारे केसेस अपन कवर करके चलेंगे। ठीक है, नोट करो इसे। आगे बढ़ते हैं केस नंबर 4 पर। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट और जेईई मेन के लिए, जेईई एडवांस के लिए है इंपॉर्टेंट, तो एक बार कवर कर लेते। ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं। व्हेन ओनली वन एटम अंडरगोइंग आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बट अपीयर्स इन टू प्रोडक्ट विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर आपको जो इक्वेशन मिलेगी उसमें आपको पहले से ही बैलेंस करके दिया जाएगा जिस एटम में चेंज आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, यहां ले रहा हूं मैं 3 MnO4 नेगेटिव, 2 Mn2 प्लस और एक है Mn+6, ऐसा आपको दे रखा है। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। तो हम क्या करेंगे इसमें हम n फैक्टर ऐसे निकालते हैं, n फैक्टर इज इक्वल टू n फैक्टर 1 प्लस n फैक्टर 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये लगाना है यहां पर केस नंबर 4 में फॉर्मूला। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं इस चीज को। आप बताओ मुझे, ऑक्सीडेशन नंबर यहां क्या है, +7, सही है। यहां क्या है, +2, यहां क्या है, +6। 7 से 2 कितने का चेंज है, 5 का चेंज है ना, इनटू यहां कितने Mn, 3। ऐसा हम करते थे लेकिन अब नहीं करेंगे। क्यों? आप मुझे एक बार बताओ, 7 से 2 5 का चेंज तो चलो ठीक है, अगर मैं यहां 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसका मतलब मैं ये मान लूंगा कि तीनों के तीनों Mn+2 में चले गए, तो ये क्या बारात में आया है भाई? सीधी सी बात है ना। अगर मैंने ये बोला कि 3 Mn में 5 का चेंज है तो इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचा, मतलब ये काहे के लिए यहां बैठा है। अब सुनो क्या करना है, आप जो चेंज निकालते हो वो तो निकाल लो, लेकिन नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई अब की बार यहां से करना है, प्रोडक्ट से। तो 7 से 2 5 का चेंज कितने Mn में वो कौन बताएगा, प्रोडक्ट बताएगा, 2, मतलब नेट 10 का चेंज है। और सुनो, 7 से 6 कितने का चेंज, 1 का चेंज, कितने Mn में, यहां मैं थोड़ी देर के लिए 1 लिख लूं, 1, मतलब 1 का चेंज। तो अब यहां जो n फैक्टर आप निकालोगे वो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो n फैक्टर इज इक्वल टू n फैक्टर 1 10, n फैक्टर 2 1 अपॉन टोटल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 3 से डिवाइड, मतलब 11/3। ऐसे चलना है आपको, समझ गए बात को। एक दो एग्जांपल से और समझ लो। यहां पर +7 है, यहां चमकता हुआ +2, यहां चमकता हुआ +4। 7 से 2 कितने का चेंज, 5 का, कितने Mn में, 2 Mn में, तो नेट चेंज कितने का, 10 का। सही जा रहा हूं मैं। 7 से 4 कितने का चेंज, 3 का, कितने Mn में, यहां से पता चलेगा 1, तो नेट चेंज 3 का। तो n फैक्टर आ गया कितना, 10 + 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, 13/3 इसका आंसर है। इस तरीके से चलना है आपको। एक और कर लेते हैं, +7 से +2 एंड +6। ठीक, 7 से 2 कितने का चेंज, 5 का चेंज, कितने Mn में, 1 Mn में, इधर से पता चलेगा 5 हो गया। 7 से 6 कितने का चेंज, 1 का चेंज, कितने Mn में, यहां 1 है, तो नेट 1 का। तो n फैक्टर इज इक्वल टू 5 + 1/2, मतलब 6/2, मतलब 3। इस तरीके से चलोगे तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, केस नंबर 4 में नंबर ऑफ एटम आप प्रोडक्ट की साइड से देखोगे, रिएक्टेंट की साइड से नहीं देखोगे, और ये फॉर्मूला लगा दोगे। केस 4 है, ये आप पहले ही पहचान लोगे। कैसे, 7 से 2 रिडक्शन और 7 से 6 रिडक्शन, मतलब ये वाला केस है। या तो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, इनमें रिडक्शन हो रहा है और डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में आ रहा है जो प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है, ये बिल्कुल ऐसे ही लगाना आपको अगर क्वेश्चन आया तो। और जेईई मेन में और नीट में आने के चांसेस बहुत कम है, उसमें केस नंबर 1 और केस नंबर 2 के ही मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं, 99.9% क्वेश्चन उसी के आए हैं। ठीक है, ये सब चीजें जो है केस 3 और केस 4 जेईई एडवांस के लिए। ठीक, नोट करो इसे। चलो आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 5, ध्यान से देखना जरा। व्हेन वन एटम अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड अदर एटम रिडक्शन, मतलब यहां पर 2 एटम होंगे, एक में ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे में रिडक्शन होगा। जैसे एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं इस चीज को, KClO3 ये दे रहा है KCl + O2। ध्यान से देखना जरा, KClO3 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +5, ऑक्सीजन की क्या है, -2, जिसकी चेंज होती वही देख रहे हैं अपन, K की तो +1 ही होगी, है ना। यहां Cl -1 है और O2 क्या है, ऑक्सीजन क्या है, 0 है, O2 में ऑक्सीजन की 0 है। तो +5 से -1 क्या है,
रिडक्शन, -2 से 0 क्या है, ऑक्सीडेशन। तो आपको यहां क्या करना है, n फैक्टर इज इक्वल टू n फैक्टर 1 ले लो या n फैक्टर 2 ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो, सेम ही आएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं चलो Cl का देखते हैं, तो 5 से -1 कितने का चेंज, 6 का चेंज, कितने Cl 1, तो नेट चेंज कितने का, 6 का। अब ये सेम आएगा, कैसे देखना, -2 से 0 कितने का चेंज, 2 का, और कितने ऑक्सीजन लेफ्ट साइड, 3, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6। इस तरीके से चलना है, 6 आ रहा दोनों में ही है ना। तो n फैक्टर इसका या तो ऑक्सीडेशन वाला ले लो या रिडक्शन वाला ले लो, 6 आएगा। अगला देखना, एक क्वेश्चन और करके बता रहा हूं। इक्विवेलेंट वेट मुझे निकाला, अच्छा मैंने पिछले केसेस में इक्विवेलेंट वेट निकाले नहीं है, सबके n फैक्टर मैंने निकाल के दे दिए, तो आप निकाल लेना इक्विवेलेंट वेट। क्या करना आपको, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट ले लेना और डिवाइड कर देना सबके n फैक्टर से, जो कि मैंने बता दिया। यहां भी मैं आपको n फैक्टर निकाल दूंगा, इक्विवेलेंट वेट आप निकाल लेना, इस पूरे का मॉलिक्यूलर वेट रख देना, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, डिवाइड बाय n फैक्टर, तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक, देखो NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, इसमें नाइट्रोजन और Cr की निकाल लेते हैं क्योंकि उसी की चेंज हो रही है, ऑक्सीजन तो -2 है दोनों जगह। इसको ब्रेक कर लो, किसमें, NH4 प्लस कर लो अलग और Cr2O7 2 नेगेटिव कर लो अलग। तो यहां से NH4 प्लस में नाइट्रोजन की कितनी आएगी ऑक्सीडेशन नंबर, x + 4 = 1, x + 4 = 1, इन दोनों का अलग अलग करके निकाल लो। तो x क्या है, -3, यहां 2x - 14 = -2, तो x क्या आ जाएगा, +6। तो नाइट्रोजन -3 और Cr क्या है, +6। ठीक है, ध्यान से देखना, N2 में नाइट्रोजन 0 और यहां 2x - 6 = 0, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहां +3। ठीक है, अब देखो जरा, या तो आप Cr ले लो या नाइट्रोजन ले लो, इस क्वेश्चन में भी दोनों से निकाल के देख लेंगे, सेम ही आएगा। -3 से 0 कितने का चेंज, 3 का, नाइट्रोजन कितने, 2, नेट चेंज 6 का। इस तरीके से करना आपको। Cr में +6 से 3 कितने का चेंज, 3 का, कितने Cr, 2, नेट चेंज 6 का। तो चाहे आप ये ले लो या ये ले लो, मतलब आंसर आपको क्या देना है, 6। ऐड मत कर देना बाय गॉड, गलत हो जाएगा। आपको या तो ऑक्सीडेशन वाला लेना है या रिडक्शन लेना है, वो इस केस से आपको समझ में आ जाएगा। एक एटम में ऑक्सीडेशन और दूसरे में रिडक्शन हो रहा होगा। देखो -3 से 0 ऑक्सीडेशन, +6 से +3 रिडक्शन, तो ये वाला केस है। समझ गए बात को, फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं केस नंबर 6 पर। थोड़ा सा अलग टाइप का केस है, ध्यान से समझना जरा इसको। When only one atom undergoing change in oxidation number in one product and same oxidation number in other product। जैसे इस एग्जांपल से आपको क्लियर समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से देखना। आप मुझे एक बात बताओ, K2Cr2O7 + 14HCl से क्या बन रहा है, 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7 वाटर। पहली बात, ये रिएक्शन आपको बैलेंस गिवन होगी क्वेश्चन में, नहीं दी है तो हम बैलेंस कर लेंगे, बैलेंसिंग हम आगे सीखेंगे। ठीक है, तो पहले तो अपन ये ध्यान रखें कि बैलेंस होनी चाहिए अगर ये केस है तो। अब ये केस कैसे पता चलेगा, अगर मैं Cr की ऑक्सीडेशन नंबर चेक करूं तो यहां पर +6, ठीक है, +6, और यहां Cr क्या है, +3, तो क्रोमियम का तो एक ही प्रोडक्ट बन रहा है भाई, यहां K2Cr2O7, यहां CrCl3, तो क्रोमियम का तो सीधा सीधा सा काम है क्या, अगर आपसे K2Cr2O7 का इनफैक्टर पूछेगा तो 6 से 3 कितने का चेंज है, बताओ जरा फटाफट से। 6 से 3 कितने का चेंज है, 3 का चेंज, और 2 Cr, नेट चेंज कितने का, 6। ये तो अपना केस 1 का लग गया काम, ये केस 1 हो गया। ठीक, लेकिन अगर आपसे, इसका इनफैक्ट अच्छा लिख रहा हूं है ना, लेकिन अगर आपसे ऐसा बोले व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इन दिस रिएक्शन, या n फैक्टर HCl का बताओ, क्योंकि यहां Cl की वजह से ये केस आया है, ध्यान से सुनना, Cr की वजह से ये केस नहीं है, Cr वाला तो केस 1 में आ गया। आपसे पूछा है HCl का बताओ n फैक्टर या इक्विवेलेंट वेट, तो ये केस लगेगा कैसे, Cl यहां है -1, यहां Cl -1, यहां Cl -1 और यहां Cl 0। तो ध्यान से देखो जरा, ये वाली बात है, when only one atom undergoing change in oxidation number in one product and same oxidation state in other product, या प्रोडक्ट्स लिख सकते हो। अब ध्यान से देखना जरा, यहां Cl -1 है तो यहां भी -1, यहां भी -1, सही है, यहां Cl -1 है, यहां Cl 0 है, मतलब चेंज किसकी वजह से हो रहा है, जो यहां पर Cl हैं उसमें से ये वाले Cl ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, कितने Cl इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इन्वॉल्व है, 3 × 2, 6 Cl, यहां कितने Cl थे, 14, तो 14 HCl से सिर्फ 6 Cl के चेंज हो रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर में, सही है। तो n फैक्टर क्या होगा HCl का, n फैक्टर ऑफ HCl हो जाएगा 6 / 14। इस तरीके से आपको चलना है। फिर सुन लो क्या किया मैंने, 14 HCl 14 HCl में से 2 और 3 × 2 6, 8 Cl तो चेंज नहीं हो रहे हैं ना,
8 Cl का ऑक्सीडेशन नंबर तो वही है जो यहां पर था। इसका मतलब 6 Cl ही चेंज हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज कर रहे हैं, मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। हमें निकालना होता है पर मॉलिक्यूल एन फैक्टर जो निकालते हैं, तो 14 HCl से 6 चेंज हो रहे थे, तो एन फैक्टर ऑफ HCl मतलब एक HCl के मॉलिक्यूल से 6/14। 6/14 मतलब कितना लिख सकता हूं, 2 से डिवाइड करके 3/7। और आपसे इक्विवेलेंट वेट पूछेगा किसका, HCl का, तो मॉलिक्यूलर वेट m डिवाइडेड बाय 3/7 मतलब 7m/3 आ जाएगा, और इसका m 36.5 पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को? फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं केस 7 पर। केस 7 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से सुनो क्या है इसमें, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। When one species is oxidized as well as reduced। अब इसमें आपके पास एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और वो खुद ही क्या हो रहा हो, रिड्यूस हो रहा हो। जैसे इस टाइप की रिएक्शन का नाम जो होता है, वो नाम ध्यान रखना, इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इस टाइप की रिएक्शन का, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा उसी का और उसी का क्या हो रहा, रिडक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं, सपोज ऐसा लिखा है P4, P4 से बन रहा है PH3 प्लस H2 PO2 नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके से बना दिया। तो बताओ ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे। यहां फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। यहां फास्फोरस का क्या है, x + 3 = 0 मतलब -3, और यहां फास्फोरस का क्या है, 2 + x - 4 = -1 से निकालोगे तो +1 आएगा। ये आपको निकालना आता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो 0 से -3 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन, सही है। और 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। तो एक ही स्पीसी का रिडक्शन हो और उसी का ऑक्सीडेशन हो तो हम क्या बोल देते हैं उसको, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ गए बात को, बहुत सिंपल है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब किसी पर्टिकुलर आप स्पीसी को लेते हो, जैसे फास्फोरस यहां अपन ने लिया, तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो एक ही एलिमेंट में ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन हो जाए तो हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसमें एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, एन फैक्टर आप निकालना सीख जाओगे तो इक्विवेलेंट वेट तो अपन निकाल ही लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। अब यहां पर दो टाइप आते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ध्यान से सुनना बात को, है ना। When the number of moles of atom being oxidized is equal to number of moles of atom being reduced। तो ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये सेम है, भाई ये सेम वाला ही केस ले लिया ना मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इज इक्वल टू, क्या लिखा है ये, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बीइंग रिड्यूस्ड, मतलब आपको बैलेंस रिएक्शन दी जाएगी। अगर आपको बैलेंस रिएक्शन दी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप देख लोगे कि इक्वल आ रहा है तो जो मैं सिखाऊंगा वो कर लो। लेकिन कभी कभी आपको वो बैलेंस करके नहीं देंगे तो वहां फंस जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर बैलेंस दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो मैं आपको सिखा देता हूं, क्योंकि नहीं दिए वाले में ही कंफ्यूजन होता है। तो अगर बैलेंस रिएक्शन दी है तब तो डायरेक्ट मेथड होता है, वो मैं अभी दिखा दूंगा आपको। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो कैसे करोगे आप, ध्यान से देखना जरा। जैसे मेरे पास लिखा है ऐसा H2O2 और इससे बना रहे हैं H2O + O2। अब इन्होंने यहां पर रिएक्शन बैलेंस नहीं करी, ध्यान से देखो जरा, यहां कितना लिखा है, 2 ऑक्सीजन, यहां 1 और यहां 2, 3 ऑक्सीजन हो गए। तो एटम ही बैलेंस नहीं है ना, तो नंबर ऑफ एटम बैलेंस नहीं है, तो जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस वाले एटम है वो भी बैलेंस नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, अब आपको कैसे करना है, ये अनबैलेंस रिएक्शन दे देंगे। अब आपको कैसे करना है, आप क्या करो, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जिसका चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन का तो चेंज हो नहीं रहा, ऑक्सीजन का हो रहा है। तो यहां ऑक्सीजन -1 है, ध्यान से सुनना, यहां ऑक्सीजन -1 है, यहां ऑक्सीजन क्या है, -2, और यहां ऑक्सीजन क्या है, 0। सही है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर ये है। -1 से -2 कितने का चेंज है, 1 का, बहुत आराम से, ठीक है, इनटू कितने ऑक्सीजन लेफ्ट साइड, 2, तो नेट चेंज कितने का, 2 का, सही बात है, ठीक है। -1 से 0 कितने का चेंज आ रहा है, -1 से 0 कितने का चेंज आ रहा है, 1 का, और इनटू कितने ऑक्सीजन लेफ्ट साइड, 2, तो नेट चेंज कितने का, 2 का। अब ध्यान से देखना जरा, यहां भी नेट चेंज 2 का आ रहा था, -1 से -2 रिडक्शन हो रहा है,
तो रिडक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो चेंज आ रहा था इलेक्ट्रॉन का वो 2 का आ रहा था, सही है। तो रिडक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं वो 2 हो रहे हैं, बिल्कुल सही। -1 से 0 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं, इसका मतलब रिडक्शन में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही हैं जो ऑक्सीडेशन में है। इसका मतलब यह है कि यहां नंबर ऑफ एटम, ये वाला केस बन जाएगा, जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं वो नंबर ऑफ एटम रिड्यूस के बराबर ही होंगे। क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। फिर ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां सेम आ रहे हैं, ठीक है, सेम आ रहे हैं, तो ये वाला केस है, टाइप 1 है। अब चाहे तुम्हें बैलेंस करके दे या ना दे, अगर तुम्हारे पास ये केस बन रहा है कि ऑक्सीडाइज और रिडक्शन वाले दोनों में ही इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, तो इस केस में हम एन फैक्टर लिखते हैं इस तरीके से, एन फैक्टर इज इक्वल टू, या तो आप ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, तो एन फैक्टर 1 या एन फैक्टर 2। जैसे अगर आप रिडक्शन का लेना चाहो तो ऑक्सीडेशन का लेना चाहो, सेम ही आएगा ना, ठीक। तो आप कोई भी एक ले लो, तो एन फैक्टर इसका क्या आ गया, H2O2 का 2 आ गया। ऐसा समझ गए बात को। अगर आपको यही बैलेंस करके दे देते, मान लो आपको ऐसा लिख देते कि H2O2 से H2O प्लस हाफ O2, यहां से 2 हटाए तो ये होगी बैलेंस, H2O2 से H2O प्लस हाफ O2, 2 ऑक्सीजन लेफ्ट और 2 ऑक्सीजन राइट। अगर ऐसे बैलेंस करके देते तब भी हम यही खेल खेलते, क्या, -1 से -2 और -1 से 0, तो वही आता, यही केस आता कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां 2 इलेक्ट्रॉन यहां। भाई चेक कर लो ना, -1 से -2 1 का चेंज, 2 ऑक्सीजन लगे तो 2 का चेंज, -1 से 0 1 का चेंज, और -1 से 0 1 का चेंज, 2 ऑक्सीजन लगे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 का चेंज। समझ रहे हो। तो हो क्या रहा है यहां पर, आपको ये बैलेंस करके दे या ना दे, बस आप ये चेक कर लो कि जितने रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उतने ही ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो एन फैक्टर ऐसे निकलता है, क्योंकि वो दोनों सेम ही आएंगे अगर ये केस से बिलोंग करेगा तो। समझ गए। अब ये केस समझो, तब दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना, यहां क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज आर नॉट आइडेंटिकल। ऑक्सीडाइज और रिड्यूस वाले आइडेंटिकल नहीं है, तो ये कब नहीं होंगे, जब दोनों का एन फैक्टर अलग अलग आएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ध्यान से देखना जरा, सपोज मेरे पास लिखा है Br2, Br2 से Br माइनस प्लस BrO3 माइनस, ध्यान से देखो, ठीक है। Br2 में यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ब्रोमीन की, यहां -1 और यहां +5, x - 6 इज इक्वल टू -1 से निकाल लोगे। ध्यान से देखना, 0 से -1, 0 से -1 कितने का चेंज, 1 का। यहां कितने ब्रोमीन, 2, नेट चेंज कितने का, 2 का। सही बात है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ। 0 से +5 कितने का चेंज, 5 का। कितने ब्रोमीन लेफ्ट साइड, 2, नेट चेंज 10 का। अब ध्यान से देखो, यहां 2 का चेंज, यहां 10 का चेंज, यहां 2 का और यहां 10 का चेंज, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन में जो निकल रहे हैं, वो रिडक्शन में उतने यूज नहीं हो पा रहे। इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ एटम जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं वो सेम होंगे ही नहीं, तो नॉट आइडेंटिकल वाला केस बन गया। तो अगर एन फैक्टर 1 और एन फैक्टर 2 डिफरेंट आ रहे हैं, तो उस केस में हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एन फैक्टर इज इक्वल टू n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये n1 n2 क्या है, एन फैक्टर 1 एन फैक्टर 2 है, ठीक है। या आप चाहो तो वैसे ही लिख लो, एन फैक्टर 1 इंटू एन फैक्टर 2 अपॉन एन फैक्टर 1 प्लस एन फैक्टर 2। मतलब इस वाले क्वेश्चन में आप ऐसे निकालोगे और क्या आएगा, 2 इंटू 10 अपॉन 2 प्लस 10, तो कितना हो गया ये 20/12, 4 से डिवाइड कर दूं 5/3, ये आ गया आपका एन फैक्टर। तो अब अगर आपसे यहां इक्विवेलेंट वेट पूछते तो इसका आंसर होता है m/2 और यहां क्या होता है m/5/3, मतलब 3m/5 आ जाता। समझ रहे बात को। तो एन फैक्टर मेन चीज है। अब मैं इसके आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि ये क्लियर समझ में आ जाए। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये केस कैसे और ये केस कैसे पहचानना है। आपको बैलेंस दिया हो नहीं दिया हो टेंशन मत लो, बैलेंस दिया हो या नहीं दिया हो टेंशन मत लो, क्योंकि कुछ बुक्स में ऐसा दिया है कि बैलेंस करके निकालेंगे इस तरीके से, तो काफी लेंथी पड़ता है। ये बहुत इजी मेथड है। बैलेंस हो या नहीं हो, आप तो बस एन फैक्टर 1 और एन फैक्टर 2 निकालो, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस में और रिडक्शन प्रोसेस में एन फैक्टर निकालो। अगर वो सेम आ रहे हैं, मतलब इस केस से बिलोंग करेगा, मतलब जो सेम आ रहे हैं तो कोई भी एक ले लो, सेम आ रहे हैं तो कोई भी एक ले लो। अगर डिफरेंट आ रहे हैं ये, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगाना है। सिंपल सा, आप डिस्प्रोपोर्शनेशन का आंसर निकालना सीख जाओगे। फटाफट से ये नोट करो, फिर मैं और भी कई सारे क्वेश्चन आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन के करवा देता हूं।
आप पहचानना कि टाइप 1 है कि टाइप 2 है। ठीक है, फटाफट से लिख लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल से समझ लो और प्रैक्टिस हो जाएगी आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन की। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, मैं एन फैक्टर निकाल दूंगा, अब इक्विवेलेंट वेट निकाल लेना सबका। यहां पर हेलोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0, इधर -1 और इधर +1, एवरेज आपको निकालना आता ही है। 0 से -1 कितने का चेंज? 1 का चेंज। कितने हेलोजन? यहां 2, तो नेट चेंज कितने का? 2 का। सही है। 0 से +1 कितने का चेंज? 1 का। 2 हेलोजन, नेट चेंज 2 का। एन फैक्टर 1 कितना है? 2। एन फैक्टर 2 कितना है? 2। अगर ये सेम आता है तो आंसर भी सेम ही रहता है, मतलब या तो आप एन फैक्टर 1 ले लो या एन फैक्टर 2 ले लो। क्या आ जाएगा? 2। तो एन फैक्टर आ जाएगा x2 का 2, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है, F2 डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो F2 में, मतलब फ्लोरीन की अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखूं तो F2 में क्या होती? 0, और किसी कंपाउंड में -1, तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन या तो 0 होगी या -1 होगी, जबकि डिस्प्रोपोर्शनेशन में 3 ऑक्सीडेशन नंबर होनी चाहिए। सही बात है ना? क्यों? अगर F2 0 से -1 जाए तो 0 से कहीं प्लस में भी जाए, तभी तो डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलोगे, रिडक्शन भी हो और क्या हो? ऑक्सीडेशन हो। जबकि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर या तो 0 होती है या -1, प्लस में कोई होती नहीं है, या इन दो के अलावा तीसरी कोई नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं दिखाता, बाकी सारे हेलोजन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाते हैं। ध्यान रखना ये बात। आगे बढ़ते हैं, इसमें एन फैक्टर निकालते हैं। अगर मैं P4 में फास्फोरस का बोलूं तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, PH3 में इधर -3 फास्फोरस का और इधर फास्फोरस का +1, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आता है। अब ध्यान से देखो जरा, 0 से -3 कितने का चेंज है? 3 का चेंज, इनटू कितने फास्फोरस? 4, तो नेट चेंज कितने का हो गया? 12 का। सही। 0 से +1 कितने का चेंज? 1 का। फास्फोरस कितने लगे? 4, तो नेट चेंज कितने का? 4 का। एन फैक्टर 1 और एन फैक्टर 2 अगर डिफरेंट होते हैं तो एन फैक्टर नेट कैसे निकलता है? वो निकलता है n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2 से, है ना? n1 n2 मतलब एन फैक्टर 1 एन फैक्टर 2 है, तो ये निकाल लो कितना आ रहा है? 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4, तो ये हो गया आपका कितना? 48/16, मतलब 3 हो गया। तो P4 का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा m डिवाइडेड बाई 3, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 3, एन फैक्टर इसका 3 है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, 0 से -2, 0 से -2 कितने का चेंज है? 2 का। 8 सल्फर लगे हैं तो नेट चेंज कितने का? 16 का। यहां क्या है? 0 से सल्फर का निकाल लो, यहां पे 2x - 6 इज इक्वल टू -2, मतलब ये आ जाएगा आपका +2। तो 0 से +2 2 का चेंज, 8 सल्फर लगे हैं तो नेट चेंज 16 का। अब ध्यान से देखो जरा, यहां एन फैक्टर 1 16 है, एन फैक्टर 2 16 है, अगर ये सेम होता है तो फाइनल आंसर भी सेम रहता है, तो एन फैक्टर क्या है? 16। बहुत ध्यान से देखते जाओ। अगला क्वेश्चन एक और समझ लो, यहां Cl का निकालो आप, x - 2 इज इक्वल टू -1, मतलब +1 आ जाएगा। यहां -1, यहां x - 4 इज इक्वल टू -1, मतलब +3 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 से -1 कितने का चेंज? 2 का चेंज। कितने Cl लेफ्ट साइड? 1, तो नेट चेंज कितने का? 2 का। 1 से 3 कितने का चेंज? 2 का। Cl यहां लेफ्ट साइड 1, तो नेट चेंज कितने का? 2 का। अगर आपका एन फैक्टर 1 और एन फैक्टर 2 सेम आता है तो आंसर भी क्या रहता है? आपका सेम रहता है, तो एन फैक्टर क्या आ गया आपका? 2। तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कब लगाना है और फॉर्मूला कब नहीं लगाना है, कब डायरेक्ट लिखना है। अगर एन फैक्टर 1 और एन फैक्टर 2 तुम्हारे सेम आ रहे हैं तो आंसर भी सेम रहेगा, मतलब जो कोई भी ले लो, एन फैक्टर 1 ले लो या एन फैक्टर 2 ले लो। अगर तुम्हारे एन फैक्टर 1 एन फैक्टर 2 अलग अलग आ रहे हैं तो उसको इस फॉर्मूले से निकालते हैं अपन। समझ गए बात को? नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने एप्लीकेशन पढ़ लिया, हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशन कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड हमने एन फैक्टर अभी तक पढ़े। अब हम इक्विवेलेंट वेट वाले क्वेश्चन कर लेते, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन को, कैसे आप क्वेश्चन में एन फैक्टर की चीजें कैसे अप्लाई करोगे वो ध्यान से समझना। जैसे आपसे इसमें क्या पूछा है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2 एंड अमोनिया, ये आपको निकालना है। तो आप क्या करो, इसका और इसका अलग अलग इक्विवेलेंट वेट निकाल लो और डिफरेंस निकाल लो। तो पहले एन फैक्टर निकालना पड़ता है, तो 0 से कहां जा रहे हो? -3, कितने का चेंज है? 3 का। कितने नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन इधर, तो नेट चेंज कितने का? 6 का। सही है। अमोनिया का अगर एन फैक्टर निकालना है तो उल्टा चलोगे क्या? -3 से 0 कितने का चेंज है? 3 का।
कितने नाइट्रोजन राइट साइड, इसका निकालना ना इनफैक्टर, तो राइट साइड कितने, एक, तो नेट चेंज कितने का, 3 का। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2 जिसको मैं बोल रहा हूं E1 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय n फैक्टर। 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया, 14/3। सही है। इधर आ जाओ जरा, इसका इक्विवेलेंट वेट E2 निकालना है। तो E2 क्या आएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 17 होता है अमोनिया का, और n फैक्टर 3। दोनों का डिफरेंस चाहिए तो अमोनिया और N2 का डिफरेंस मैं निकाल देता हूं, तो E2 माइनस E1 निकाल देता हूं, है ना। E2 माइनस E1, तो 17/3 माइनस 14/3 इज इक्वल टू 3/3, क्या आ गया, 1। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट का डिफरेंस निकाल रहा हूं N2 और अमोनिया का। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, अमोनिया और N2 लिख लो तो ज्यादा सही है, प्लस में आंसर निकालना आपको, है ना। अमोनिया एंड N2, आप N2 अमोनिया निकालते तो फिर वो माइनस में आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया निकाला 17/3, N2 निकाला 14/3, दोनों का डिफरेंस ले लिया। अगला क्वेश्चन देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2H2O3 एज रिडक्टेंट इन द रिएक्शन, मतलब ये रिडक्टेंट है, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। तो आप ये देख लो कि कहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +2 आएगी। ठीक है, यहां Na2SO4 में कितनी आएगी, +6 आएगी सल्फर की, और यहां सल्फर 0 आएगी। तो इसको अपने आप को ऑक्सीडाइज करना, तो मुझे क्या लेना है, ये और ये उठाना है बस, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला एज रिडक्टेंट, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो 2 से 6 जाएगा, तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो 2 से 6 कितने का चेंज आया, 4 का, और इंटू यहां कितने सल्फर 2, तो नेट चेंज कितने का आ गया, 8 का। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू हो गया m डिवाइडेड बाय 8। तो Na2H2O3 का इक्विवेलेंट वेट आ गया m/8। इस तरीके से निकालना आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड n फैक्टर ऑफ BaMnO4 होल ट्वाइस इन एसिडिक मीडियम। अब ये जो एसिडिक मीडियम है उसमें ये Mn+2 में कन्वर्ट होता है, तो ध्यान से देखना जरा, BaMnO4 होल ट्वाइस है और इससे क्या बनना है, Mn2+। आपको बैलेंसिंग की बिल्कुल टेंशन नहीं लेगी, बिना बैलेंसिंग के ही हम n फैक्टर निकाल लेते हैं। तो बताओ जरा, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +7 आएगा। क्यों, MnO4 नेगेटिव को अलग करके उसमें अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, क्योंकि इसको तोड़ोगे तो एक ऐसे टूटेगा, Ba2+ आएगा और एक आयन क्या आएगा, MnO4 नेगेटिव का। ठीक है, इसके 2 मोल होंगे तो मोल से हमें वैसे ही मतलब नहीं है। आप क्या करो, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते टाइम इतने पार्ट को ले लो और यहां से इसका ऑक्सीडेशन नंबर x मान के निकाल लो, +7 आएगी। तो +7 से कहां जा रहे हो, +2, कितने का चेंज है, 5 का। अब देखना यहां कितने Mn के एटम है, होल ट्वाइस लगा है तो 2, तो नेट चेंज कितने का, 10 का। तो आंसर क्या आ गया, n फैक्टर ऑफ BaMnO4 होल ट्वाइस जो होगा, BaMnO4 होल ट्वाइस होगा, वो क्या होगा, 10 आएगा आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे एक रिएक्शन दे रखी है और बैलेंस करके दे रखी है, इक्विवेलेंट वेट Fe का निकालना है। तो कभी भी आपको बैलेंस रिएक्शन दी है तो आप बैलेंसिंग हटा दो, मतलब आप कोएफिशिएंट हटा ही दो, आप सीधे सीधे ये ले लो। देखो ध्यान से, यहां क्या बोल रहे हैं आपसे, 3 Fe 4 वाटर Fe3O4 4 H2 दे रखे हैं, मुझे इक्विवेलेंट वेट Fe का निकालना, तो सिर्फ Fe उठाओ, यहां से क्या उठाओ, Fe। मोल से मतलब नहीं है, बिना मोल के, बिना बैलेंसिंग के ही हम n फैक्टर निकाल रहे हैं ना। तो Fe आ गया और Fe से क्या बन रहा है, Fe3O4 बन रहा है। बस इतने पार्ट को उठाओ, इसका n फैक्टर निकालो और डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट निकालो। बताओ जरा, Fe का यहां ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां कितना है, +8/3। तो 0 से +8/3 कितने का चेंज है, 8/3 का। कितने Fe के एटम है इधर, 1, तो नेट चेंज कितने का, 8/3 का। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe क्या आ जाएगा, एटॉमिक वेट ऑफ Fe होता है 56 अपॉन n फैक्टर कितना, 8/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 8 से घटाइए 7 बार, 7 × 3 कितना होगा, 21। ऐसा। तो इक्विवेलेंट वेट कभी भी निकालोगे ना आप, तो आपको करना क्या है, बैलेंसिंग अगर करके दे रखी है तो आप कोएफिशिएंट हटा दो, सिर्फ वो स्पीसी ले लो जिसके लिए आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। मैंने यहां से Fe उठाया और Fe कहां जा रहा है, Fe3O4 में जा रहा है, बस इतनी रिएक्शन बना के अपन निकाल लेते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन करते हैं अपन, ताकि और अंडरस्टैंडिंग बने आपकी। पहले आप ये नोट करो, फिर और क्वेश्चन करवाता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन समझ लो जरा ध्यान से। ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है और इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसका, H2O3 2 नेगेटिव का, इसका निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैलेंसिंग वगैरह करके दे रखी हो, कोएफिशिएंट से मतलब नहीं है, आप तो सिर्फ स्पीसी उठाओ। जैसे यहां किसका निकालना है, H2O3 2 नेगेटिव, इसको उठाओ और इससे क्या बन रहा है, ये बन रहा है, तो इसको उठाओ। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता दो कितना है, यहां
2x माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और S4O6 2 नेगेटिव में निकालो 4x माइनस 12 इज इक्वल टू -2 तो x आ जाएगा 10/4 2.5 आ जाएगा। तो 2 से 2.5 कितने का चेंज है 0.5 का। यहां कितने सल्फर हैं 2 तो नेट चेंज कितने का 1 का। तो इक्विवेलेंट वेट आ गया S2O3 2 नेगेटिव का, इसका मॉलिक्यूलर वेट m डिवाइडेड बाय n फैक्टर क्या है 1 m/1। इस तरीके से आप निकालोगे, समझ गए बात को। और देखो जरा अगला क्वेश्चन, इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MnSO4 by 2, इसका मतलब ये क्या दे दिया आपको n फैक्टर, तो n फैक्टर 2 चाहिए। व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू, मतलब MnSO4 किसमें कन्वर्ट हो यहां पर Mn के किस कंपाउंड में कन्वर्ट हो कि n फैक्टर उसका 2 आए, समझ रहे हो बात को। तो Mn यहां +2 है, तो यहां मैं Mn क्या रखूं कि n फैक्टर इसका क्या आ जाए 2 आ जाए। तो यहां Mn आप क्या रखोगे इन कंपाउंड में, ध्यान से देखो जरा, Mn यहां होना चाहिए +4, तभी तो मैं बोलूंगा 2 से 4 2 का चेंज 1 Mn नेट चेंज 2 का, तो n फैक्टर 2 आ जाएगा और इक्विवेलेंट वेट m/2 आ जाएगा। तो मुझे ऐसा यहां पर कंपाउंड चाहिए जिसमें Mn +4 हो, तो ऑप्शन में चेक कर लो 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो ये +3, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 +4, यही आंसर आ गया। इसमें +7 आएगा और इसमें +6 आएगा। समझ गए बात को क्या किया मैंने यहां पर ये देखा कि n फैक्टर मुझे 2 बनाना है और MnSO4 में SO4 2 नेगेटिव और Mn2 पॉजिटिव होता है, तो Mn +2 से कहां जाना चाहिए +4 में जाना चाहिए ना, तभी तो n फैक्टर इसका 2 आएगा। तो +4 वाला यहां पर कोई कंपाउंड उठाना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव इक्वेशन दे रखी है आपको, ये आपसे बोला फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिडक्टेंट, मतलब इसमें पहले आपको रिड्यूसिंग एजेंट पता करना है और फिर उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद को ऑक्सीडाइज करे। खुद को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, यहां देख लेते हैं, Cr +6 से कहां जा रहा है +3, तो ये खुद को रिड्यूस कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयोडीन -1 से कहां जा रहा है 0, तो ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब मुझे I- का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो मैंने क्या बताया, इक्वेशन में से इनको बाहर खींच लो, I- से क्या बन रहा है I2, बस अब आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लो, आंसर आ जाएगा आपका। बताओ जरा, यहां आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यहां 0, -1 से 0 1 का चेंज इनटू लेफ्ट साइड कितने आयोडीन 1, तो नेट चेंज कितने का 1 का। क्यों, रिडक्टेंट ये है ये नहीं है, ध्यान रखना है ना। तो I- का मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना था, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ I नेगेटिव क्या आ जाएगा, I नेगेटिव का एटॉमिक वेट रख दो यहां पर 127 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, तो 127 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको चलना है, समझ रहे हो बात को क्या हो रहा है यहां पर। और देखो और क्वेश्चन करेंगे, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू 1 मोल ऑफ HNO3। HNO3 ने 4 मोल इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। व्हेन इट एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द पॉसिबल रिडक्शन प्रोडक्ट बताना है आपको कि क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, HNO3 ने अगर 4 मोल इलेक्ट्रॉन ले लिए तो नाइट्रोजन का कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होगी, वो क्या होगी, यहां +5 ऑक्सीडेशन नंबर था, 4 इलेक्ट्रॉन लिए, इसका मतलब यहां वो कंपाउंड बनना चाहिए जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो। मोल वगैरह से मतलब नहीं रहता, बस आप इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो, +1 किसमें है वो आंसर आ जाएगा। क्यों, यहां ऑक्सीडेशन नंबर +5 थी, 4 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऐसा कंपाउंड बनाएगा जिसमें नाइट्रोजन +1 हो। यहां चेक करो 0, यहां -3, यहां +1, यही आंसर है, और यहां +4। समझ गए बात को, इस तरीके से अप्लाई करना है। और भी क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी होता है, आपको बस एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन बना लोगे। इसको नोट करो, फिर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूं मैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, समझ में आ जाएगा आपको सारी चीजें, ठीक है, आप क्लियर हो जाएंगी। एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें पूछा है x इलेक्ट्रॉन, x बताना है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यहां निकल रहे हैं ये आपको बताना है। तो सीधा सा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से निकालेंगे कैसे। यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +4, यहां क्या है सल्फर का +6, कितने का चेंज है 2 इलेक्ट्रॉन का, और कितने सल्फर है यहां 1, तो 2 × 1 कितना हो गया 2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, तो x क्या हो गया आपका 2। तो सीधा सीधा सा है, n फैक्टर आप निकाल लो यहां से, वही उतने ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक। अगला देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। बताओ जरा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता था, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट होती थी, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होती थी। चेक कर लेते हैं जरा, यहां सल्फर क्या है -2, यहां सल्फर क्या है +6, यहां ऑक्सीजन क्या है -1 है, यहां फ्लोरीन 0, ठीक। तो सल्फर यहां -2 है, मिनिमम में है,
क्योंकि सल्फर की -2 से क्या होती है, +6, -2 से +6, यहां मिनिमम में है तो H2S की ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम है, तो अब ये इससे नीचे नहीं जाएगा, मतलब अब ये अपने आप को ऊपर ले जाएगा, तो खुद ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और ये मैक्सिमम में है तो अपने आप को नीचे लाएगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, खुद को रिड्यूस करना चाहेगा। अब ऑक्सीजन यहां -1 है, जबकि ऑक्सीजन का अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊं आपको तो -2 से वेरी करता है कहां तक, +2, तो इन दोनों के बीच में आ गया -1, मतलब इंटरमीडिएट, मतलब यही आंसर हो गया। जबकि फ्लोरीन की तो सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, एक 0 होती है और एक कंपाउंड्स में क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 इन दिस रिएक्शन। गौर से देखो जरा, ये रिएक्शन, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे दी आपको, देखो 0 से -1 और +5। अब आप डिस्प्रोपोर्शनेशन का एन फैक्टर निकालना, मैंने बताया था कैसे निकालना है। 0 से -1 कितने का चेंज, 2 का, कितने Cl, 2, सॉरी 0 से -1 1 का चेंज होता है, 2 का क्यों लिख दिया, गलत हो जाएगा, हाँ 1 का चेंज है 0 से -1, तो 0 से -1 1 का चेंज, 2 Cl, तो नेट चेंज कितने का आएगा, 2 का आएगा। ठीक, 0 से +5 कितने का चेंज, 5 का चेंज, इंटू कितने Cl, 2, नेट चेंज कितने का, 10 का। तो अब आपका एन फैक्टर क्या आ गया, अगर ये दोनों डिफरेंट होते हैं एन फैक्टर 1 एन फैक्टर 2, तो हम कैसे निकालते, 2 × 10/2 + 10। ठीक है, तो ये हो गया 20/12, 4 से डिवाइड कर दो, सही है, 5/3। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cl2 71 रख देना, और 5/3 मतलब 3m/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, m71 है यहाँ पे। समझ गए बात को कैसे करना है। एक फाइनल क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। यहां क्या कह रहे हैं आपसे, एक रिएक्शन दे रखी है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम Ra to OA, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं पहले। एल्यूमिनियम 0, आयरन यहां पर +8/3 ऑक्सीडेशन नंबर में आएगा, और यहां ये +3 है और यहां 0 है, तो एल्यूमिनियम 0 से +3, एल्यूमिनियम खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब ये क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये रिड्यूसिंग है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, क्यों, +8/3 से 3 जा रहा है भाई, यहां 0 से, सॉरी उल्टा बोल दिया, 0 से +3 ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और +8/3 से 0 जा रहा है, Fe चेक करना है ना, तो +8/3 से Fe +8/3 से 0 जा रहा है, मतलब खुद को रिड्यूस कर रहा है, कौन, Fe, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। समझ गए बात को, 0 से +3 ऑक्सीडेशन, +8/3 से 0 रिडक्शन। अब आपसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम Ra to OA। जब कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हम निकालते हैं तो हम इसके मोल लेते हुए निकालते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मुझसे बोला जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम Ra to OA, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम Ra to OA, तो हमें इसमें क्या लेना है, मोल लेते हुए चलना। कैसे, 0 से +3 कितने का चेंज है, 0 से +3 कितने का चेंज है, 3 का। कितने एल्यूमिनियम है यहां पर, टोटल कितने हैं, 8, तो 3 × 8 कितना हो जाएगा, 24, तो ये आएगा आपका आंसर 24। ध्यान से सुन लो जरा, मैंने इक्विवेलेंट वेट निकालते टाइम आपको ये बोला था, क्या बोला था, कि आपको मोल की टेंशन नहीं लेनी। तो जब इक्विवेलेंट वेट निकालने को बोले तो मोल की टेंशन नहीं लेनी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बोले तो आपको जितने मोल हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा चलो मैं इक्विवेलेंट वेट निकाल के बताता हूं। चलो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो मैंने क्या बोला था, मोल नहीं लेना, यहां से एल्यूमिनियम उठाओ और यहां से Al2O3 उठाओ। ठीक है, 0 से +3 कितने का चेंज है, 3 का। कितने एल्यूमिनियम लेफ्ट साइड, क्योंकि इसका हम इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं 1, तो नेट चेंज कितने का, 3 का। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम 27/3 मतलब 9 आएगा। ऐसे करना है आपको, समझ रहे बात को। अगर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में पूछे तो आपको ओवरऑल रिएक्शन के लिए बताना पड़ेगा ना, जबकि इक्विवेलेंट वेट निकालते टाइम हमें बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो, जब कभी भी इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो कोफिशिएंट फेंक दो, सिर्फ स्पीसीज उठा लो और उससे इक्विवेलेंट वेट निकाल लो, जो कि अभी तक मैं कर रहा था। यहां मैंने 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये बच्चों का डाउट होता है कि सर अभी तक तो आप ये कर रहे थे कि आपने क्या बोला था, मोल हटा दो सीधे निकाल लो इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं। वो तो एक तरीका है इक्विवेलेंट वेट निकालने का। अगर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पूछे तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस रिएक्शन ही जाना पड़ेगा आपको। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये एक बैलेंस रिएक्शन दे रखी थी, तो उसके लिए मुझे निकालना था, तो मुझे ये बताना था ना, एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, ये बात सही है, लेकिन 8 एल्यूमिनियम 24 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, तभी जाके
Fe3O4 Fe में रिड्यूस होगा। बात समझना क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कई बार डाउट होता है लोगों का। इक्विवेलेंट वेट निकालते टाइम कोएफिशिएंट को हटा दो, स्पीसीज ले लो, एन फैक्टर निकाल के इक्विवेलेंट वेट निकाल लो, जैसा मैंने सिखाया है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब पूछे तो नंबर ऑफ मोल लेते हुए आपको चलना है, इसमें आप मोल मत हटा देना। आप ये मत कहना कि सर 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, 8 एल्यूमिनियम थे तो 8 इंटू 3 24 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसका अगर आंसर बोले तो आंसर क्या है 24। समझ गए बात को? तो सारे एप्लीकेशन से रिलेटेड हमने पॉइंट्स कवर कर लिए, सभी टाइप के वेरिएशन जितने हो सकते थे मैंने उतने टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए। बाकी एंड में भी अपन 21 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे, तो वहां भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।